अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। अगेन वी हैव अ न्यू टॉपिक फॉर यू। पहले भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कैसा हो सकता है, हम उसको कैसे देखते हैं। इस टॉपिक से तो मुझे यही समझ आ रही है। अब आगे देखेंगे कि इन्होंने आउटलाइन में क्या लिखा है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड कैसा है, किस तरह क्या रिलेशंस होंगे डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ के, या फिर रिच एंड पुअर के क्या रिलेशंस होंगे। क्या हम देखते हैं कि देयर विल बी ग्रेटर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और नॉट। इफ देयर इज अ ग्रेटर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देन हाउ विल इट हैपन, और कहाँ कहाँ होगी, कहाँ पे रिच पुअर डिस्पैरिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे ये कम हो जाएगी, एवरीथिंग। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो टेक्नोलॉजी वाला है वो भी आएगा फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड को डिक्टेट करने। और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज भी हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ डिटर्मिनिंग फैक्टर इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो इन सारी चीज़ों को मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस आउटलाइन में होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है इसमें। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव introduction. The ongoing developments around the world are providing some evidence that the future of the world is bright. Okay, although ongoing developments कोई मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही, बट स्टिल आप कहते हैं तो मान लेते हैं। लेकिन इससे मुझे पहला नज़र आ गया कि जी पहले आपने स्टार्ट में कुछ डेवलपमेंट्स का जिक्र करना है या कुछ एविडेंस देना है जिसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि वाकई फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ब्राइट है। but there are some challenges in its way. In order to, अच्छा इसको हटा देते हैं, ठीक है। In order to cope with the challenges, these challenges, some effective measures are direly needed. Very good. बड़ी प्रिसाइज और छोटे सेंटेंसेस में लिखी गई थीसिस स्टेटमेंट है जो कि इफ़ेक्टिव भी है। सो आई से कि ये एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है। मज़ीद इसको एम्बेलिश आप कर सकते थे अगर आप इसमें कुछ फनकारियाँ लगा देते, कोई जैरगन वगैरह यूज़ कर देते, बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन। आपको सिर्फ उसी तरह की इंग्लिश लिखनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मुश्किल इंग्लिश लिख के गलतियाँ करते हैं तो वो ना करें, पहले उस इंग्लिश को सीख लें ताकि आप उसमें गलती ना करें। गलती से बेहतर है कि आप सिंपल इंग्लिश में लिखें जिस तरह के ये लिखा हुआ है, ये इफेक्टिव भी है और ठीक भी है। चलें। Following are some factors that are indicating bright future of the world. Absence of major conflicts and full-scale wars is predicting that world is leading to world peace. World is leading to नहीं, world is moving to world peace है, towards peace, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट, क्या आपको रशिया यूक्रेन जो है वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता? अगर आता है तो फिर ये आपका जो पोस्टुलेट है ये गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज एनहांसिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड का रेट जो है वो इन्हांस हो रहा है, ठीक है। ये पहले से भी इन्हांस हो रहा है, लेकिन कोविड के बाद से ये थोड़ा सा स्लो हो गया हुआ है, जिसको हम स्लोबलाइजेशन कहते हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन अब वो वाली नहीं रही है, अब स्लोबलाइजेशन हो रही है। खैर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि जी ट्रेड एनहांस हो रही है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होता है जी। एंड डिजिटल मार्केट्स आर फ्लरिशिंग गोइंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्लरिशिंग के स्पेलिंग गलत हैं जी, एक तो ये पी मुझे लग रहा है, दूसरा यहाँ पे ओ मिसिंग है। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड डिजिटल मार्केट्स आर फ्लरिशिंग ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ब्राइट फ्यूचर है, ओके। Advancement and transfer of technology is helping in human development around the world, upgrading field of medicine, restructuring the education system. Very good, दोनों पॉइंट अच्छे हैं। People to people interaction due to rise of social media is establishing pluralistic होता है जी, pluralistic नहीं होता है, pluralistic। ग्लोबल सोसाइटी में भी प्लूरिस्टिक एक वर्ड हो भी, आई थिंक मैंने शायद पढ़ा भी हुआ है, बट अगेन जो नॉर्मल चल रहा है प्लूरलिस्टिक, आप उसको यूज़ करें, मुझे भी कंफ्यूज ना करें और खुद भी ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी है जिसकी वजह से हमें लगता है फ्यूचर जो है ब्राइट है, ब्राइट करें इसे। Global community is acting as single unit against natural and man-made calamities like COVID-19, floods,
फ्लड्स है और अर्थक्वेक्स हैं जनाब। कोई एक अर्थक्वेक नहीं है, पूरी दुनिया में अर्थक्वेक आते हैं, तो उसके हवाले से। ठीक है जी। इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स, ड्रग ट्रैफिकिंग भी आएगा ना फिर। पैरेलल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप पहले दो जिस तरह से आपने लिखे हैं उसी तरह से तीसरा भी आना चाहिए। ठीक है जी, इसको भी ड्रग ट्रैफिकिंग करें। आर बीइंग काउंटर्ड बाय ग्लोबल कोऑपरेशन, इनको चले मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो मान लेते हैं, लेकिन ड्रग ट्रैफिकिंग जो है दैट इज डिबेटेबल कि इसको काउंटर किया जा रहा है। ग्लोबल कोऑपरेशन इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी चले ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं। ठीक होगा, आगे आ जाते हैं। द challenges world can face in the future: nuclear proliferation and threat of nuclear war। ठीक है जी, the world can face severe impacts of climate change in the form of specific form डिस्कस कर रहे हैं ना कि किस फॉर्म में वर्ल्ड को ये challenges देखने पड़ सकते हैं, तो in the form of आएगा, इन द फॉर्म ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी एंड फ्लड्स। दिस इज ऑल्सो फाइन। अब बात यह है कि इनकी पिछली भी आउटलाइन और इसमें भी मुझे एक चीज़ मिली है कि वो फ्रेजल वर्सेस या कह लें प्लस जो है सेंटेंस, आप इधर आ जाइए। फ्रेजल और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इन दोनों को आप मिक्स करके यूज़ करते हैं कि कहीं पे फ्रेजल लिख दिया है, कहीं पे आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया। जैसे ये फ्रेजल है और नीचे वाला जो है ये यहाँ पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये भी सेंटेंस है। सो ऐसा ना करें, कोई एक स्ट्रक्चर अपना लें। आई डोंट थिंक कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो कोई ज़्यादा इफेक्टिव होता है या कोई अच्छा इंप्रेशन देता है, लेकिन ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। अगर आप इसी में कंफर्टेबल हैं, दैट इज़ योर चॉइस। मैंने अपनी सजेशन दे दी। द हाइब्रिड वॉरफेयर, हैकिंग, डाटा थेफ्ट एंड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कैन इफेक्ट, नहीं जनाब, अफेक्ट ए से जो कि वर्ब होगा। इफेक्ट जो है ये नाउन होता है, तो यहाँ पे आपको कैन के बाद वर्ब चाहिए, तो लिहाजा अफेक्ट आएगा ए वाला। अफेक्ट वर्ल्ड बैडली, और द हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं, हाइब्रिड वॉरफेयर, हैकिंग, डाटा थेफ्ट एंड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कैन अफेक्ट वर्ल्ड बैडली। ठीक है जी। Xenophobia and Islamophobia can become the reason of clash of reasons। xenophobia और इस्लामोफोबिया दो अलग-अलग चीज़ें हैं जी। ठीक है जी, तो उनको अगर एंड से जोड़ा गया है तो दैट मीन्स कि आपका बाद में प्लूरल आएगा। ठीक हो गया, तो ये दोनों जो है प्लूरल हो जाएंगे यहाँ पे। अगर ये दोनों सिर्फ किसी एक चीज़ को मेंशन कर रहे होते तो फिर हम यहाँ पे रीज़न लगा सकते थे। अच्छा जी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वर्ल्ड, और सही है। आई थिंक चैलेंजेस आर फाइन। ओके, आगे चलते हैं। measures to counter these challenges: न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको आप कहते हैं, मस्ट बी मटीरियलाइज हो चुकी है जनाब। इसकी लेटर एंड एनफोर्समेंट इन लेटर एंड स्पिरिट जो है उसको श्योरिटी देने की ज़रूरत है, या फिर इंश्योर करने की ज़रूरत है। गोल्स, टारगेटेड targets and pledges of nation states in COP27 must be materialized। चले, पता नहीं materialize इस सेंस में यूज होता है, मैंने तो खैर दूसरी सेंस में पढ़ा है। चले, need of a global institution and empowerment of national institutions to prevent misuse of information technology। need global institution and empowerment of national institutions। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है। द रीज़न इज़ के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, यूएनओ है या दूसरे इदारे हैं, उनमें जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा स्वे है या उनकी बहुत ज़्यादा पावर है। यही वजह है कि हम लोग ईस्ट वर्सेस वेस्ट की डिबेट देखते हैं। यही वजह है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के दरमियान में टेंशन हैं, मिसकनसेप्शन हैं, या यूँ कह लें कि ग्रीवेंसेज हैं कि जी आप लोग खुद अपने पास इतनी पावर्स रखते हैं, हमें कोई देते नहीं है, और हम लोग जो है फिर भूखे रह जाते हैं। या कॉलोनाइज किया हुआ था आपने, आपने अभी भी कल्चरल कॉलोनियलिज्म शुरू की हुई है, ग्लोबलाइजेशन से भी आपने कॉलोनाइज किया हुआ है।
तो अगर आप एक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बना देते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए है, तो दैट कैन आल्सो वेरी वेल मीन के जिन लोगों के पास ज़्यादा आईटी है या जिन लोगों के पास ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है इंटरनेशनल कॉरिडोर्स में, उन्हीं के पास दोबारा ये पावर चली जाएगी और फिर आप दोबारा कहेंगे कि जी ये आईटी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेरिकन और इसराइली लॉबी का कंट्रोल है, जिसकी वजह से मुसलमानों और पाकिस्तानियों और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं इनको प्रॉपर से नहीं मिलती। ठीक है, तो ये पॉइंट डिबेटेबल है। नेशनल लेवल पे मैं आपका कह सकता हूँ कि ये ठीक है, बट आई डोंट थिंक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बन सकती है या फिर एक अच्छा सोल्यूशन है, गिवन द फैक्ट कि इसके ऊपर हर दफ़ा हमें यही क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि हमारे पास जो हिस्ट्री है उसमें यूएनओ, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी इदारे हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी हो गया, तो उनमें जिनका मेजर स्वे है, इन्फ्लुएंस है, वो वेस्टर्न पावर्स हैं। तो क्या कुछ अजब नहीं कि अगर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बनाई जाती है तो उसमें भी वही होंगे। और अगर आप उसको फुली डेमोक्रेटाइज करना शुरू कर देते हैं कि जी 194 कंट्रीज हैं, सारों के इक्वल से मिलेगा जस्ट लाइक यूएनओ, तो फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आप यही एजेंडा यूएनओ को भी दे सकते हैं कि जी आपने इसके ऊपर रूल मेकिंग करनी है, ये इसको रेगुलेट करना है। ठीक है जी। और मसला यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर डेमोक्रेसी becomes slow, it becomes partially unworkable, the reason precisely being कि वो जो आईटी का वर्ल्ड है या फिर मिसयूज ऑफ आईटी है, इसके हवाले से आपको स्विफ्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप यूएनओ में या 194 लोगों की असेंबली में जाके सारों से पूछेंगे कि हाँ जी इस चीज़ के खिलाफ एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारों से हाथ खड़े करवा के पहले आप उन सारों को बुलाएंगे वगैरह वगैरह, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, मकसद कहने का ये, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आपका नैरेटिव या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे अगेंस्ट भी हो सकता है, बट मेरे मुताबिक ये कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है या फिर वर्केबल नहीं है। ठीक है जी। और एंड पे कंक्लूजन आ गया, फोर्थ पॉइंट आपने लिखना था लेकिन नहीं लिखा, तो इसको काट दें। ठीक है। एंड ओवरऑल अच्छी आउटलाइन है, आई वुड से कि पॉइंट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं और बेहतर हैं, और तीसरी स्टेटमेंट आपकी काफ़ी अच्छी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपको पसंद आई है, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को सजेस्ट कर दें कि ये चैनल आपको फ्री में ऐसे सिखा रहा है, आपको आप दूसरों की गलतियों से सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रिंस बिस्मार्क जो है वो कहता था कि जी एक फूलिश ही है जो बंदा सिर्फ खुद गलतियां कर करके सीखेगा। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सारी ज़िंदगी खुद गलतियां कर करके सीखें, तो हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। यही मकसद इन वीडियोस का भी है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख सकें कि वो किस तरह से गलतियां करते हैं और आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकें। I hope that these videos are helping you, and these will help you in your exams, CSS, PMS, or also helpful for other exams जो कि CSS, PMS के अलावा भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्स में भी आपके ऐसे आ रहे होते हैं, सो इनका फ़ायदा उठाएं जब तक हैं। बाकी I'll see you in the next video, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।